नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज क्रांति में खास तौर नेताजी इस्माइल, जिसमें आज हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व सांसद घनश्याम अनुराग जी कद्दावर, वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। युवाओं को क्या प्रेरणा देते हैं, किस तरह राजनीति की शुरुआत करी, उनसे कई सवाल, उनके राजनीतिक जो सफ़र है, जीवन सफ़र है, किस तरह उन्हें राजनीति में आए, हर चीज़ आज उनसे हम पूछेंगे। नेताजी, आपका पहले हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपकी प्रारंभिक शिक्षा पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत हम धन्यवाद आपको देते हैं कि हमारे ज़िले में आपने इस चैनल को शुरुआत की है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप समाज में ढेर सारी समस्याओं को लेकर के समय समय पर सामाजिक, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो समाज में फैली हुई बुराइयों को समय समय पर दिखाते रहें, और जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं उन चैनल के माध्यम से आप लोग हमें समय समय पे उस बात को दिखाते रहें, बताते रहें। ऐसा पारदर्शी सिस्टम आपका रहे कि आपका चैनल बहुत ख्याति प्राप्त करे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या रही, आपने और राजनीतिक शुरुआत कब से की? देखिए, जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा है, कक्षा 1 से मैं पीएचडी तक मैंने एमए आचार पीएचडी तक किया है, एलएलबी भी किया है। रहा राजनीतिक, आपने पूछा, मैं सबसे छोटी पंचायत ग्राम सभा होती है, ग्राम प्रधान, तो मैं ग्राम प्रधान बना। क्षेत्र पंचायत से लेकर के जिला पंचायत का सदस्य बना, जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बना, और ऐसा मौका मिला मुझे कि ग्राम सभा से लोकसभा और लोकसभा का सदस्य भी बना। तो मेरा ग्राम सभा से लोकसभा तक मेरा सफ़र राजनीतिक रहा है। और मैं अपने आप में मैं कभी कभी मन में सोचा करता हूँ कि ईश्वर ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, क्षेत्र के लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया, मुझे ढेर सारा असीम आशीर्वाद प्राप्त हुआ क्षेत्र के लोगों का और ईश्वर का, तो उनकी कृपा से मैं ग्राम सभा से लोकसभा तक पहुंचने में कामयाबी मिली। आप बीच में किन किन पदों पर आसीन रहे, किन किन पदों पर रहे जो राजनीतिक सफर में? राजनीति में मैं समाजवादी पार्टी में से शुरुआत मैंने की, और मैं महत्वपूर्ण पदों पे भी रहा, प्रदेश सचिव से लेके कई प्रभारी भी रहा, और मेरा राजनीतिक सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। और चलते चलते आज मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और निश्चित तौर पर समाज सेवा में लगा करता है कि जो भी अच्छे काम हो। मेरा भारतीय जनता पार्टी में आने का मतलब था क्योंकि यहाँ जो भी मुद्दे भी लिए जाते हैं, जो भी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी हैं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत पवित्र एजेंडा है। बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो वास्तविकता इस देश के हित में है। बहुत बड़ी सोच है। इन सबको देख करके, उनके कार्यों को देख करके मैं खुद ही प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आया। और मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुझे पता नहीं, इतना मैं गौरवान्वित अपन को महसूस करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दे जो भारत के थे, जो सुलझ नहीं सकते थे, अनसुलझे थे मुद्दे, और हमारे जहन में देश के नागरिक होने के नाते खटकते थे। चाहे जम्मू का श्रीनगर हो, 300 आपका 35A से लेकर के 356 से लेकर के, मैं समझता हूँ
मंदिर मुद्दा, कभी कभी हमारी जो दुनिया भारत में चीन हो या पाकिस्तान हो या पड़ोसी देश की सीमाएं थीं, कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं, हमेशा आँख दिखाते थे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, वो पड़ोसी देश भी अब आँख मिलाने में भी डरते हैं। हमने सभी मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, ऊपर के नेतृत्व ने सभी मुद्दे हल किए और कर भी रहे हैं। जो भी कुछ है थोड़ा बहुत रहा वो भी हो रहा है, लेकिन बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। हम इतने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आके काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि देश बहुत मजबूत हमारा हो गया है और बहुत मजबूत आने वाला समय इस देश भारत तरफ किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो खराब निगाह से देख ले। जैसे वैश्विक महामारी चली, कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे में जो शासन की आपके प्रशासन की नीतियां हैं, आप कितना उससे प्रभावित, क्योंकि सरकार भी आपकी है, ऐसे में हर संभव जो बेरोजगार है उनकी मदद की जा रही है, शिक्षा की ओर भी हर मतलब नीतियां आ रही हैं, ऐसे में कितना प्रभावित हैं और आपने अब वैश्विक महामारी में किस तरह का जो लोग हैं बेसहारा उनकी मदद की है? देखिए, पहली बात तो हम आपको बताएं, कोरोना महामारी ये केवल भारत अकेले में महामारी नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इसने चौपट किया है। पूरी दुनिया के बिजनेस थे जो छीनने का काम किया है और ये केवल बीमारी नहीं है, ये देश की बीमारी नहीं, महामारी नहीं, ये दुनिया की महामारी है। लेकिन इस महामारी में भी हम बहुत संभले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से हमने बहुत सावधानी बरती है और देश आज भी हम पटरी पर हैं। ये सरकार की बड़ी सूझबूझ, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता और इससे हम और रहा उसके हम लोगों ने गरीबों का इसमें क्या आर्थिक मदद की, आपको हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता बूथ स्तर पर, सरकार ने तो ढेर सारी समस्याएं हल की हैं। सरकार ने तो नवंबर तक का भोजन फ्री, राशन फ्री बंटवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राशन फ्री, गैस सिलेंडर फ्री। आप समझिए कि अब कोई ऐसा गरीब इस देश का नहीं है जो काम नहीं करा हो, जिसने काम नहीं कर, इस बीमारी में घर में बैठा है लेकिन उसको राशन ना मिल पा रहा हो। उसको राशन मिल रहा है, उसको गैस सिलेंडर मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ वो प्रवासी मजदूर आए हों उनको भी रोज़ खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। पार्टी के पूरे देश में हर कार्यकर्ता सड़क पे आया है, उन मजदूरों को भी, राहगीरों को भी भोजन देने का काम किया है। और इसके साथ उनके घर ये लक्ष्य बना लिया था कि हम कम से कम एक व्यक्ति, एक पार्टी का कार्यकर्ता कम से कम 5 लोगों को भोजन की व्यवस्था करे। तो मैं समझता हूँ कि बड़े स्तर पर, वृद्ध स्तर पर जिसकी जितनी क्षमता थी उसने राशन बांटा है, खाद्यान्न सामग्री बांटी है, भोजन बांटा है, आर्थिक मदद की है, आने जाने का किराया दिया है, इलाज के लिए व्यवस्था की है और जो हो सकता था। हमने तो आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, पेपर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों तो बहुत, जनपद जालौन में तो इतना वितरण किया है हम लोगों ने। हमने तो 100-100, 200 लोगों को इकट्ठा कर राशन सामग्री, आटा, दाल, गुड़, तेल, नमक, चावल, 5-5 किलो के आटा, मसाला, पूरा किट बना के बांटी है हम लोगों ने तो। और जो भी गरीब लगा है, जो गरीब के साथ साथ ज़रूरतमंदों को, गरीब विषय नहीं था, विषय ज़रूरतमंद था। ऐसे में बहुत लोग बेचारे जो ज़रूरत काम, वो गरीब नहीं, वो ज़रूरतमंद कहलाएंगे, असहाय नहीं कहलाएंगे, वो ज़रूरतमंद।
ज़रूरत तो किसी को भी पड़ सकती है, हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमें तो किसी को भी। तो हम लोगों ने देखा है ज़रूरतमंद जो मांगने नहीं आ सकते, जो कह भी नहीं सकते, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लोगों ने ये पता करा, उसमें संघ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, आरएसएस का बहुत बड़ा, उन्होंने अपने स्तर पर भी इसको जांच कराई और ये पता चला कि ये गरीब भूखा है, किसी जात का है, किस धर्म का है, किसका मानने वाला है, वो भूखा है, उसके यहाँ आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो वहाँ हम लोगों ने राशन सामग्री भेजी है, पार्टी के लोगों ने भेजी है और एक संघ ने भी बहुत हमारे ज़िले में बहुत बांटने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो, और अभी भी हम कर रहे हैं, अभी भी ये आर्थिक मदद करने का हम काम कर रहे हैं। पर आपकी जो पार्टी है, कार्यकर्ता है, उन्होंने क्या कहा, कोई खास कार्य किया है और जो श्रमिक आए थे उनकी क्या मदद की? देखिए, हमारे जनपद स्तर पर हमारे जिलाध्यक्ष नौजवान हैं राविंद्र बनाजी, उनने, उनके पूरे संगठन ने, सभी व्यंगों के संगठन ने और यहाँ जनप्रतिनिधियों ने पूरी ईमानदारी से गांव, चाहे प्रवासी मजदूरों की बात आई हो, चाहे वो गरीबों की बात आई हो, उन्होंने मेहनत करके बूथ बाई बूथ जा कर के व्यवस्था करने का, उसमें हम सब लोग शामिल रहे। और ये बूथ बाई जा कर के कोई ऐसा, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक घर बचा होगा जो गरीबों को राशन सामग्री भिजवाने का काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो पार्टी का, और पार्टी के साथ हमने फिर बताया था, पार्टी पूरी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के जिले के संगठन, जनप्रतिनिधि, और यहाँ एक और काम किया, एक संगठन है आरएसएस, उसने तो इतनी मेहनत करके इतना भयंकर तरीके से एक एक परिवार को चिन्हित किया, कोई गरीब है तो वहाँ राशन सामग्री उनके घर पहुँचाई गई है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, सभी कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य बनाया, बूथ अध्यक्ष से लेकर के हम लोग, हमारी पार्टी के लोगों ने बहुत जनपद में इतनी सामग्री बटी है कि उसका कहा नहीं जा सकता। हम लोगों ने तो आप देखते हो कैंप लगा बांटे हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए भीड़ को बांटा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले ने बहुत मदद की है। जैसा कि जब आप सांसद थे तब आपने बड़ी मेहनत की और कई काम किए हैं, राजस्व करवाए हैं। आज आप पूर्व में सांसद, तब भी आपकी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोग मदद के लिए आते हैं। तो ये वर्चस्व आपने बनाया है, किस तरह बनाया है? ज़मीनी स्तर पर मेहनत करी है, उसमें क्या आप कार्यकर्ताओं को सहयोग मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये लोगों का स्नेह प्यार है। हमारा कर्तव्य भी हमेशा होना चाहिए कि ये पार्टी का भी हमारी निर्देश है कि गरीब की मदद करने का हमारा काम है। प्रत्येक गरीब की मदद हो, कमज़ोर की मदद हो, असहाय की मदद हो, तो वही हम करते हैं। जाते हैं, वो कोई हमारे यहाँ आता है अधिकार, कहीं किसी विभाग में काम है, अधिकारियों से काम है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम प्रयास करते हैं निश्चित तौर पर। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का कर्तव्य है, यदि हमारे यहाँ लोग आते हैं, जनप्रतिनिधियों के लोग यहाँ जाते हैं, संगठन के लोग, तो हम लोगों का कर्तव्य है। इसका मतलब हम लोग ठीक काम कर रहे हैं और हमें काम करते रहना चाहिए। और यदि कोई आएगा ही नहीं तो किस बात के आप जनप्रतिनिधि हो? हम लोगों को इसका मतलब हमें लगता है कि हमें लोग प्यार करते हैं, इसलिए आते हैं। प्यार करते हैं तभी तो हमारे लोग यहाँ आते हैं, और प्यार नहीं करते होंगे तो कौन किसके यहाँ जाता भाई? तो इसलिए बहुत अच्छी बात कही। जैसे आपने मदद की, पार्टी ने मदद की, इस बात को सभी लोग मानते हैं। लेकिन विपक्ष हमें शुरू से ही आरोप लगाता चला आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ही देश के अंदर कोरोना ले आए हैं। जैसे नमस्ते ट्रंप हुआ, देश के अंदर कोरोना ले आया। और जब 400 मरीज थे, जब लॉकडाउन लगा दिया, जब 15 लाख मरीज पहुंच गए, आज लॉकडाउन हटा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का जो आरोप है कहाँ तक ठीक है? देखिए, आपको इस बात को आप समझदार, ये देश 125 अरब से ज़्यादा की आबादी का देश है। यहाँ पर हम लोगों को, जब दुनिया भर में ये महामारी चल रही है, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। हमें नियमों के अंतर 2 गज, कम से कम 2 गज की दूरी पालन करना पड़ेगी। हमें अपने काम
खुद करने पड़ेंगे। सरकार आर्थिक मदद कर रही है, सहायता दे रही है, दवाई की व्यवस्था कर रही है, इलाज की व्यवस्था कर रही है। गरीब से लेकर के जो हर ज़रूरतमंदों को सरकार उनके दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन सावधानी कौन बरतेगा? सावधानी तो हम लोगों को बरतना पड़ेगी, लोगों को बरतना पड़ेगी। तो हमारा ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें थीं, ज़रूरी चीज़ें तो खोलना ही पड़ेंगी। अब सफाई आपको भाई कोई ना कोई तो आएगा। भाई आपको खाने की व्यवस्था, भाई आप राशन सामग्री यदि आपको जनपद में नहीं आ पाएगी तो राशन सामग्री तो तभी आएगी जब खोलना पड़ेगा। हमें भोजन तो तभी, सब्जियां तो तभी आएंगी तब हमें खोलना पड़ेगा। दूध तो तभी आएगा जब हमें उस लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा। तो हमने आवश्यक चीज़ों के लिए जो ये व्यवस्था हुई है, बैंकिंग व्यवस्था कैसे, बैंक तो खोलना पड़ेगी तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य पूरा देश बंद नहीं किया जा सकता है, इसलिए पार्ट बाई पार्ट व्यवस्था जब जैसी व्यवस्था हुई है और ये लाखों नहीं करोड़ों लोगों की राय के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लिए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और जनहित में निर्णय लिए हैं। जनहित में निर्णय लिए। भाजपा जैसे शासन में आई थी कई मुद्दों को लेकर, उन्होंने कई मुद्दे पूरे किए। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, जो कि अब नींव रखने जा रही है 5 तारीख को, जिसमें इस पर आप कुछ कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये तो बहुत बड़ा गौरव का विषय है हमारा। ये तो हमारे सम्मान का विषय है। ये तो सम्मान से जुड़ा है, हमारे गौरव से जुड़ा है। 5 तारीख को भगवान राम जी का भव्य मंदिर की शिला रखी जाएगी। परिकल्पना जो पूरे देश की नहीं, असंख्य लोगों की, संख्या नहीं असंख्य लोगों की परिकल्पना थी, जो देश से बाहर भी हमारे दुनिया भर में लोग रहते हैं, उनकी भी परिकल्पना थी कि राम मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, उनका एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार का एजेंडा था मंदिर बने। लेकिन उसके साथ साथ असंख्य लोगों की परिकल्पना थी मंदिर बने और वो पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में योगी जी की सरकार आई और उसी दौरान जो तुरंत न्याय की प्रक्रिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ और उस निर्णय के तहत ये आया कि मंदिर के पक्ष में निर्णय हुआ और ये पूरी दुनिया ने, भारत ने तो पूरे के पूरे भारत ने स्वीकार किया कि ये निर्णय अच्छा है। कहीं कोई आपको देखा कहीं निर्णय के बाद कहीं असहमत बनी? कोई नहीं। तो ये पूरा देश हमारा कानून का देश है, संविधान का देश है, नियमों का देश है। हम कोई भी न्यायपाल का निर्णय करता है उस पर पूरा देश मानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह निर्णय ले लिया है कि इतना भव्य मंदिर बनेगा, इतना विशाल मंदिर बनेगा कि दुनिया में ये मंदिर, क्योंकि भगवान दुनिया में पूजे जाते हैं भगवान राम, और ये भगवान राम का मंदिर, ये हमारी संस्कृति संस्कार, ये हमारे भगवान राम ने हमारे देश की संस्कृति संस्कार को दिया है, दुनिया को दिया है। आचरण उन्होंने ऐसे सिखलाए हैं इस देश को, जो आज वो हमारी सनातन जो धर्म है, हमारा जो परंपराएं हैं, भगवान राम के आदर्शों को देख करके उनके कर्तव्य जो उन्होंने कर्तव्य किए उन पर पालन हमारा पूरा वेद पुराण रामायण गीता सार उपनिषद जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो उन्होंने अच्छी शिक्षा लेकर के अच्छे काम किए हैं। हम ऐसे अच्छे काम किए, मंदिर भी बन जाएगा। ऐसे महामारी में किसान हो, श्रमिक हो, सभी निचले स्तर पर, आपके कोई ऐसे निजी या मंत्र है या निजी सोच है जिससे ये किसान हैं, श्रमिक हैं, उनकी भी तरक्की हो सकती है, उन्हें रोजगार मिल सकता है? ऐसे कोई आपने सोचा है कभी बैठकर कि इस तरह यह सरकार यह कर दे, ये कदम उठा ले तो जो श्रमिक हैं, किसान हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है? देखिए, आपने जो श्रमिक की बात है, हमारे श्रमिक योजना अब तो प्रत्येक श्रमिक को एक निश्चित कर दिया है कि उसे इससे कम रोजगार मिल ही नहीं सकता। अब तो आपको शासनादेश है, हमारे पास वो कर दिया है, नरेगा में कहा गया है, गांव में कहा गया लगातार कि आप यदि कोई गरीब किसान, कोई गरीब मजदूर भूखा रहा, उसको कहीं मजदूर नहीं मिली तो सीधे प्रशासन दोषी है, वहाँ के अधिकारी दोषी हैं। इसलिए काम तो भरपूर हो रहा है। रहा किसान, निश्चित तौर पर किसान की आय को दुगनी करने के लिए सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है।
और मैं समझता हूँ कि दुगनी नहीं तो डेढ़ तो कर ही दी है। आप देखिए समर्थन मूल्य देख लीजिए, लगातार जिन्स का मूल्य बढ़ाया गया है, सरकारी रेट बढ़ाए गए हैं। तो किसान पूरी तरह, सरकार मजदूर, किसान, गरीब, नौजवानों के लिए चिंतित है, काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है। हमें विश्वास है बहुत जल्दी पूरे देश में इस सरकार का जैसे लाभ मिल रहा है और भी नौजवानों को लाभ मिलेगा, युवाओं को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी और योगी जी के राज में कोई भूखा न रहेगा, कोई दुखी न रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा पार्टी लगातार काम कर रही है। काम करते रहेगी। आपने ग्राम स्तर से राजनीति की शुरुआत करी, आज आपका विशेष अंग किसे माना जाए, सोशल मीडिया या निजी संपर्क, जनसंपर्क है, राजनीति में हावी क्या रहता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, जब हम ग्राम प्रधान से शुरुआत की थी राजनीति, उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत उस समय वो नहीं था। लेकिन अब जो राजनीति का वो परिवर्तन हुआ है इस दौर में, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसका ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसका तो हमेशा योगदान रहा है और रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये राजनीति के साथ साथ ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और ये चार स्तंभों से कहीं चौथा स्तंभ किसी तरह में कमज़ोर नहीं है, स्वतंत्र है ये भी, और ये अपनी भूमिका बहुत बेहतर अदा करता है। समाज ये दर्पण है समाज का दिखाने का, लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके बगैर राजनीति हो भी नहीं सकती, इसके ये सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। तीन जो अदर स्तंभ है उसको भी समय समय पर आईना दिखाने का। आप मानते हैं सोशल मीडिया राजनीति में हावी रहता है? ऐसे ही बड़े शो के लिए बने रहिए हमारे साथ नेताजी इस्माइल में न्यूज़ क्रांति पर।